को स्पेशली मेल्स को काफी डराने वाली थी। बताया जा रहा है कि हम ह्यूमंस में मेल जेंडर खतरे में है और हो सकता है कि फ्यूचर में ये जेंडर पूरी तरह से खत्म हो जाए और सिर्फ क्या ऐसा हो सकता है सही में? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो स्टार्ट कर दिए देखना तो प्लीज़ मेक श्योर इसको लाइक करें, वीडियो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। एंड देखते हैं कि क्या ये सच है या फिर झूठ। फीमेल्स ही बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसके अंदर अभी कुछ ही जरूरी जीन्स बचे हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब बिकॉज वाई क्रोमोसोम ही मेल्स को पैदा करता है इसलिए इसके खत्म होने का मतलब है। ओके, सो याद रखना वाई क्रोमोसोम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल चाइल्ड पैदा होगा, और एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगर एक्स और एक्स होगा तो रिस्पॉन्सिबल है कि फीमेल। कि फिर शायद दुनिया से मर्द ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये न्यूज बड़ी हैरान करने वाली है। साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम श्रिंक कर रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो इसकी असल वजह क्या है? क्या वास्तव में हम मेल्स का अब इस दुनिया को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है? क्या है पूरा मामला बताऊंगा इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। The Y हे बॉय, chromosome, या है। responsible for determining the male sex in humans, is slowly disappearing due to evolutionary changes. बट इस चीज़ को होने में बहुत टाइम है, घबराओ मत, एंजॉय करो वीडियो को। Y chromosome is fast declining. The Y chromosome could completely disappear. पुरुष पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। दोस्तों हम होमोसेपियंस इस धरती पर लगभग 3 लाख साल से मौजूद है। तब से आज तक हमने अपने ऊपर आई हर तरह की क्राइसिस का सामना डटकर किया है, फिर चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई पैंडेमिक हो। और धीरे धीरे हमने न केवल धरती के हर कोने में अपना कब्जा जमा लिया है बल्कि स्पेस में भी छलांग लगा दी है। समय के साथ इवॉल्व हुई इस ब्रेन पावर ने आज हमें धरती की एक ऐसी स्पीशी बना दिया है जो कि अपने दिमाग से नेचर को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। पर नेचर तो नेचर है, उसके पास हमें हैरान करने के लिए, हमें चौंकाने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, फिलहाल खबर यह है कि धरती की सबसे एडवांस कही जाने वाली इस स्पीशी के मेल जेंडर के ऊपर खतरे की एक तलवार लटक रही है। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज हम लोग अब इतने चालाक हो चुके हैं कि हम लोग इसका भी सोल्यूशन निकाल देंगे। लाइक हम लोग डीएनए प्रिजर्व कर सकते हैं एंड जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व कर सकते हैं। सो या जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल्स फिर भी पैदा होते रहेंगे सब, इतना डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो खतरा क्या है मैं इस पर बात पर करूं, हाँ, आपको सेंशलाइज तो जेनेटिक्स लगती की है कुछ न्यूज़ बेसिक वो। चीजें बतानी जरूरी है और आजकल ताकि कुछ आप ऐसा इसे वाव बचा नहीं ठीक है। से समझ सकें। तो देखिए, हम इंसानों समेत हर लिविंग स्पीशी के सेल में मौजूद डीएनए में जीन्स के कुछ बंडल्स मौजूद होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। डीएनए अगर किताब है तो क्रोमोसोम्स को आप उस किताब के चैप्टर्स कह सकते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं कई तरह के जीन्स जो कि किसी स्पीशी में मौजूद हर तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स इंफॉर्मेशन होते हैं। कैरी आउट करते हैं। ये जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि कोई स्पीशी दिखने में कैसी होगी, उसके सभी छोटे बड़े ऑर्गन्स कैसे होंगे और किस तरह काम करेंगे। जैसे आइरिस का कलर कैसा होगा, इसी तरह स्किन और हेयर्स कैसे होंगे। शॉर्ट में कहूँ तो इन जीन्स में ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी ऑर्गन्स को बनाने और कोड चलाने की लिखे होते हैं। सारी इंफॉर्मेशन होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के रूप में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से मिलती है। हम इंसानों समेत बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स में अरेंज होते हैं। मतलब डीएनए में हर क्रोमोसोम का एक जुड़वा भी होता है जो कि ओके। एकदम आइडेंटिकल तो नहीं होता पर उसमें काफी कुछ सेम टाइप के ही जीन्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स के इन होमोलोगस पेयर्स के बीच में जीन्स की स्वैपिंग होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ये एक्सचेंज ही डाइवर्सिटी को पैदा करता है। यही वजह होती है कि एक ही पेरेंट से पैदा होने वाले सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते और ये एवोल्यूशन के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। मतलब कमाल है, सोच के ऐसा लगता है ना कि इट्स लाइक अ मैजिक। इवन जो हमारा ये थंब है, इस थंब में जो हमारी रिंग्स होती हैं, ये थंब की रिंग्स पता है किसी की सेम नहीं होती। ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस हम सब यूनिक हैं, मतलब ये सेम ही नहीं होती है। और इवन आईरीज, जो हमारी आईरीज होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। मतलब सोचो भाई बहन की सेम होती है तो भाई कोई भी किसी का आधार का लगाया के आ जाएगा बायोमेट्रिक। दैट्स वाई बायोमेट्रिक किसी का मैच नहीं होता। है। इससे न अमेजिंग है केवल अपने नेचुरल आप में ये सिलेक्शन चीज़, को काम सोचने करने वाली का बात। मौका मिलता है बल्कि इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लॉस की रिकवरी भी हो पाती है और बहुत तरह की जेनेटिक डिजीजेस से भी बचाव हो पाता है। हम इंसानों के डीएनए में क्रोमोसोम्स के टोटल 23 पेयर्स होते हैं। इन 23 तेईस। पेयर्स में से एक पेयर ऐसा है जो होने वाले बच्चे के सेक्स को डिसाइड करता है। यानी ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। इसी वजह से इस पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं,
एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन ही डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगर ये कॉम्बिनेशन एक्स एक्स है तो लड़की होगी, और अगर एक्स वाई है तो लड़का तो होगा। लड़का हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस के दौरान हर एम्ब्रियो, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक ही तरह से डेवलप होता है, तब तक जब तक उस एम्ब्रियो को मेल की तरह डेवलप होने के इंस्ट्रक्शंस ना मिले। और इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि हर एम्ब्रियो बाय डिफॉल्ट एक लड़की ही होती है। एम्ब्रियो को ये इंस्ट्रक्शन मिलते ऐसे बिल्कुल सही कहा तुमने कि बाय डिफ़ॉल्ट हम सब लड़की ही होते हैं। कॉज अगर आपको पता होगा जैसे कि मेल्स की और फीमेल्स की चेस्ट होती है, तो वो आइडेंटिकल क्यों है? जैसे कि मेल की चेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होती है क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि भाई इसी लेवल तक डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी। सो वो उसी लेवल तक कंट्रोल्ड वे में डेवलप होते हैं। अदरवाइज वी ऑल नो हम सबके निपल्स हैं, वी ऑल हैव। कॉज दैट्स उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो इनिशियल स्टेज होता है, जब तक हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हैं कि अब इसका जेंडर क्या होगा, तब तक हम सब सेम ही होते हैं। हैं जीन्स के एक ग्रुप से जिसे SRY जीन कहते हैं। SRY जीन एक स्विच की तरह काम करता है जो कि उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि मेल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, और उन जीन्स को डीएक्टिवेट कर देता है जो कि फीमेल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। इस जीन की मौजूदगी की वजह से ही कोई एम्ब्रियो मेल बन पाता है, और ये जो SRY जीन है वो केवल कमाल वाई है। क्रोमोसोम में ही होता है, और इसीलिए वाई क्रोमोसोम को मैनलीहुड के सिंबल की तरह भी देखा जाता है। और जी हाँ, इसी वाई क्रोमोसोम पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। समस्या असल में ये है कि वाई क्रोमोसोम लगातार अपने जीन्स खोता जा रहा है। आज से ओके। लगभग 16 करोड़ साल पहले जब इस धरती पर पहला मैमल डेवलप हुआ था, तब वाई क्रोमोसोम के पास 1438 जीन्स थे, जो कि आज घटते घटते इंसानों में सिर्फ 45 रह गए, जबकि इसके होमोलोगस सिर्फ एक्स 45? क्रोमोसोम के पास आज भी 1000 जीन्स का भरा पूरा परिवार है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इस पर कई तरह की थ्योरीज है, जिनमें से एक ये कहती है कि एक्स और वाई ये दोनों वैसे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी दोनों के बीच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। ओके। पर जहां तक कॉमन एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन की बात है, यानी कोई कॉमन सेल या ऑर्गन कैसे बनाना है, उसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो मेल और फीमेल दोनों में एक ही जैसे होते हैं। पर ठीक है। जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन का शेयर होना प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जेनेटिक ऑर्गन्स दोनों में अलग अलग होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपस में मिक्स नहीं की जा सकती। अब बिकॉज फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर में दोनों एक्स ही होते हैं, इसलिए उनके बीच सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है। पर मेल्स के केस में एक एक्स और एक वाई होता है, इसलिए कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती, और इसी एक्सचेंज के ना हो पाने की वजह से वाई क्रोमोसोम लगातार अपने जीन्स खोता चला गया, और आज इसमें सिर्फ कुछ मिनिमल इंपॉर्टेंट जीन्स ही बचे हैं। वाई क्रोमोसोम की एक्स क्रोमोसोम के साथ जीन्स की प्रॉपर शेयरिंग ना हो पाना मेल्स में कुछ जेनेटिक डिजीजेस की संभावनाओं को बढ़ा देती है। क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पेयर्स स्टेपनी की तरह काम करते हैं। अगर किसी ओके। क्रोमोसोम में कोई ऐसा जीन है जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो दूसरे पेयर में मौजूद जीन्स उसे कंपनसेट कर सकता है। अब मेल्स में बिकॉज वाई क्रोमोसोम के पास जीन्स ही गिनती के बचे हैं, तो ये नहीं हो पाता। ऐसे में उस डिफेक्टिव जीन से काम चलाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता। लेकिन असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा हाल की कुछ रिसर्च में सामने आया है, और वो ये है कि वाई क्रोमोसोम के जीन्स खोते जाने का सिलसिला अभी रुका नहीं, ये आगे भी चलता रहेगा। और जिस रफ्तार से वाई क्रोमोसोम जीन्स खो रहा है, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो लगभग 50 लाख साल से लेकर कुछ हजार साल के बीच वाई क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और इसके साथ हाँ, तो इसका मतलब हमारे पास में एटलीस्ट कई लाख साल हैं अभी। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस इशू। एंड मैं पूरा वीडियो नहीं देखूंगा। एंड अब आप लोगों को अगर ये पूरा वीडियो देखना है तो प्लीज़ इनके चैनल पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये। इनके चैनल का नाम है अर्पित एक्सप्लेन। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है इनकी। गुड, नाइस वीडियो। एंड बस आप लोग जाएं वहाँ पे, इनकी वीडियो देखें, बहुत सारा प्यार दें इनको भी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड अगर आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद है, आपको मेरे थ्रू इनके बारे में पता चला कुछ या नई इन्फॉर्मेशन पता चली है आपको, तो प्लीज़ मेक श्योर उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कहीं और किसी और वीडियो को देखते हुए, रिएक्शन करते हुए। सो साइनिंग ऑफ एंड लव यू ऑल, बाय बाय।